नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम आरबीएससी कक्षा 10th की क्षितिज पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड व पद्य खंड का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पद्य खंड का अध्ययन कर लिया था और गद्य खंड के अंतर्गत हम 13 पाठ अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 14वें पाठ मोहन राकेश का जो यात्रा वृत्तांत है आखिरी चट्टान, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलो सबसे पहले अपन मोहन राकेश जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। यहाँ पर देखो, इनका जन्म दे रखा है 1925 और मृत्यु 1972, मतलब ये कुल 47 ईयर्स ही जिंदा रहे थे। बहुत कम आयु में ये मृत्यु लोक को चले गए थे। आपका जीवन परिचय है नई दिल्ली नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर मोहन राकेश, मतलब ये नई कहानी से जुड़े हुए थे। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में हुआ था। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में किया। इन्होंने दोनों सब्जेक्टों में किया था, हिंदी और अंग्रेजी। जीविकोपार्जन के लिए कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। इस प्रसंग में लाहौर, मुंबई, शिमला, जालंधर और दिल्ली में रहे। कुछ वर्षों तक कहानी की प्रसिद्ध पत्रिका सारिका का संपादन किया। अगर ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि मोहन राकेश जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया, तो सारिका कंपटीशन एग्जाम देने वालों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड हिंदी से देते हैं। आषाढ़ का एक दिन व आधे अधूरे नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी ने इन्हें 1968 में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया। मतलब ये भी कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि आषाढ़ का एक दिन व आधे अधूरे नाटक के लिए उनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। 3 दिसंबर 1972 को नई दिल्ली में इनका असमय निधन हो चुका था। प्रमुख कृतियां: उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। बहुत ही प्रसिद्ध इनके नाटक रहे हैं। तीनों नाटक अगर आपको कभी पढ़ने का मौका मिले जरूर पढ़िएगा, बहुत शानदार नाटक है। कहानी संग्रह क्वार्टर तथा अन्य कहानियां, वारिस तथा अन्य कहानियां, ये इनके कहानी संग्रह। निबंध संग्रह परिवेश और भ्रमण वृत्तांत, मतलब यात्रा वृत्तांत है आखिरी चट्टान तक, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए पाठ परिचय जान लेते हैं हम अपन। प्रस्तुत पाठ आखिरी चट्टान एक रोचक यात्रा संस्मरण है। अगर आपसे ये पूछा जाए, कंपटीशन एग्जाम बहुत सी बार पूछा जाता है कि कौन सी आखिरी चट्टान की विधा क्या है, तो ध्यान रखिए स्मरण। दिसंबर 1952 से फरवरी 1953, मतलब दिसंबर से 1952 से फरवरी 1953 के बीच मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। मतलब इन्होंने कहाँ की यात्रा की थी? गोवा से कन्याकुमारी। मानव मनोविज्ञान और सामाजिक संरचना की सूक्ष्म समझ के कारण यह यात्रा वृत्तांत भौतिक विवरण और आंतरिक मनोदशा का उदाहरण बन गई। भाषा इतनी पारदर्शी है कि लेखक के अनुभव पाठक के अनुभव में रूपांतरित होने लगते हैं। कन्याकुमारी के सूर्यास्त एवं सूर्योदय का अत्यंत सूक्ष्म अंकन इस पाठ की अनुपम विशेषता है, मानो लेखक ने कलम से प्रकृति का चित्रांकन किया हो। मतलब इन्होंने जो यात्रा की गोवा से कन्याकुमारी, उन्होंने कन्याकुमारी के सूर्यास्त व सूर्योदय का बहुत ही सुंदर चित्रण इस पाठ में किया है कि किस प्रकार कन्याकुमारी में सूर्योदय होते वक्त प्रतीत होता है और किस प्रकार सूर्यास्त होते वक्त प्रतीत होता है, इसका वर्णन इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं पाठ की। आखिरी चट्टान कन्याकुमारी सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि, यानी कन्याकुमारी को कहा जाता है सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि। कैप होटल के आगे बने बाथ टैंक के बाई तरफ समुद्र के अंदर से उभरी स्याह चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। कैप होटल में कवि रुके हुए थे, उनके आगे एक बाथ टैंक बना हुआ था, उसके बाई तरफ समुद्र के अंदर से उभरी हुई चट्टानें थी और उनके ऊपर खड़े होकर स्थल भाग को कवि है वो देखते रहे। पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफेद लकीरें चमक रही थी। अरब सागर, हिंद सागर और बंगाल की खाड़ी, ये ध्यान रखना, प्रश्न बन सकता है कि किनका संगम स्थल था कन्याकुमारी में, तो अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल सी वह चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी, उस चट्टान पे किसने समाधि लगाई थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। इस तरफ से पानी की मार सहती हुई स्वयं भी समाधि स्थित सी लग रही थी। हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें मेरे आसपास की स्याही चट्टानों से टकरा रही थी। बलकाती लहरें रास्तों
रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती थी, जिससे ऊपर उनके ऊपर चूरा बूंदों की जालियां बन जाती थी। मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था शक्ति का विस्तार और विस्तार की शक्ति। तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी था। क्षितिज मतलब जहाँ आकाश और पाताल मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे कहते हैं क्षितिज। फिर भी सामने का क्षितिज हिंद महासागर का अपेक्षाया अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था। लगता था कि उस और दूसरा छोर है ही नहीं। तीनों ओर के क्षितिज को आंखों में समेटता मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं हूँ एक जीवित व्यक्ति, दूर से आया यात्री, एक दर्शक। उस दृश्य को देखकर कवि स्वयं को भूल गया कि मैं हूँ, भूल गया मैं एक जीवित व्यक्ति हूँ, भूल गया, और मैं दूर से आया यात्री भूल गया, मैं एक दर्शक हूँ, भूल गया। और वो इस सोच विचार में डूब गया कि कितना सुंदर दृश्य है। उस दृश्य के बीच में जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा, बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान। अब जब अपना होश हुआ तो देखा कि मेरी चट्टान भी तब तक बढ़ते पानी में काफी गिर गई है। मेरा पूरा शरीर सिहर गया। मैंने एक नजर फिर सामने से उमड़ते विस्तार पर डाली और पास की एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टानों पर से होता हुआ किनारे पर पहुंच गया। पश्चिमी क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था। मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। दूर पश्चिमी तट रेखा के एक मोड़ के पीली रेत का एक ऊंचा टीला नजर आ रहा था। सोचा उस टीले पर जाकर सूर्यास्त देखूंगा। यात्रियों कि कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थी। मेरे आगे कुछ मिशनरी युवतियां मोक्ष की समस्या पर विचार करती चल रही थी। कुछ मिशनरी युवतियां थी, वो मोक्ष कैसे मिलता है उसकी समस्या पर विचार कर रही थी। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा, चुपके से मोक्ष का कुछ रहस्य पा लेने के लिए। यूं ही उनकी बातों में से कहीं रहस्यमय आकर्षण उनके युवा शरीर में था और पीली रेत की पृष्ठभूमि में उनके लबादों के हिलते हुए स्याह सफेद रंग बहुत आकर्षक लग रहे थे। मोक्ष का रहस्य अभी बीच में ही था कि हम लोग टीले पर पहुंच गए और यह वह सैंड हिल थी जिसकी चर्चा मैं वहां पहुंचने के बाद से ही सुन रहा था। सैंड हिल पर बहुत से लोग थे, 8-10 नवयुवतियां, 6-7 नवयुवक और 2-3 गांधी टोपियों वाले व्यक्ति। उस सैंड हिल पर बहुत सारे लोग देखने के लिए आए हुए थे। वे शायद सूर्यास्त देख रहे थे। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बेरे उन्हें सूर्यास्त के समय की कॉफी पिला रहे थे। जो गेस्ट हाउस में जॉब करते हैं उनको बेरे कहा जाता है, वो बेरे हैं, वो उनको कॉफी पिला रहे थे। जो दर्शक थे उनको, उन लोगों के वहां होने से सैंड हिल बहुत ही रंगीन हो उठी थी और कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ सुंदर रंगों का रेशम पहना था। हवा समुद्र की तरह उस रेशम में भी लहरें पैदा कर रही थी और मिशनरी युवतियां वहां आकर थकी सी एक तरफ बैठ गई। उस पूरे कैनवस में एक तरफ छिटके हुए कुछ बिंदुओं की तरह उनसे कुछ दूर का एक रंगहीन बिंदु में ज्यादा देर अपनी जगह स्थिर नहीं रह सका। सैंड हिल के सामने का पूरा विस्तार तो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार को ओट में लिए था। सूर्यास्त पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सके, इसके लिए मैं कुछ देर सैंड हिल पर रुका, रखकर आगे उस टीले की तरफ चल दिया। पर रेत पर अपने अकेले कदमों को घसीटता वहां पहुंचा तो देखा कि उससे आगे उससे भी ऊंचा एक और टीला है। जल्दी जल्दी चलते मैंने एक के बाद एक कई टीले पार किए। टांगे थक रही थी पर मन थकने को तैयार नहीं था, क्योंकि मन ये चाह रहा था कि मैं आगे के और दृश्य देखूं। हर अगले टीले पर पहुंचने पर लगता है शायद एक और टीला हो, पर उस पर पहुंचकर पश्चिमी क्षितिज का खुला विस्तार अवश्य नजर आ जाएगा। और सचमुच एक टीले पर पहुंचकर वह खुला विस्तार सामने फैला दिखाई दे गया। वहां से सुंदर तक रेत की लंबी ढलान थी, जैसे वह टीले से समुद्र में उतरने का रास्ता हो। सूर्य तब पानी से थोड़ा ही ऊपर था और अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया, और ऐसे जैसे वह टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी हो। कभी वहां जाके बैठ जाते, उनको ऐसा प्रतीत होता है कि संसार की सबसे ऊंची चोटी ये टीला ही है, और वह सूर्यास्त का समय देखने लगे। और मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो। पीछे दाई तरफ दूर दूर हटकर उगे नारियलों के झुरमुट नजर आ रहे थे। गूंजती हुई तेज हवा से उनकी टहनियां ऊपर को उठ रही थी। आकाश की तरफ उठकर हिलती हुई वे टहनियां ऐसे लहर रही थी जैसे उन्मत्त रति के क्षणों में किन्हीं नग्न युवतियों की बाहें पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई हो, जो सामने फैली रेत के कारण बहुत रूखी, बीहड़, वीरान लग रही थी। सूर्य पानी की तरह के पास पहुंच गया। सुनहली किरणों से पीली रेत को एक नया रंग दे दिया। वो सुनहली किरणें रेत पर पड़ रही थी तो रेत पर एक नया रंग प्रतीत हो रहा था, और उस रेत
उस रंग में रेत इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्माण करके उसे उड़ेला गया हो। रेत पूरी चमक रही थी कि अभी अभी रेत बना दी गई हो ऐसी। और मैंने उस रेत पर दूर तक अपने पैरों के निशानों को देखा, लगा जैसे रेत का कुंवारापन पहली बार उस निशानों से टूटा हो। इससे मन में एक सिहरन भी हुई और हल्की उदासी भी गिर आई। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया, पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढुल आया, पर वह रंग इतनी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव था। बार बार ऐसा लग रहा था कि सूर्य का गोला पानी की सतह पे छू गया हो और पानी में उसकी किरणें पड़ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सब और सोना ही सोना, उसकी किरणों का रंग से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पानी में सब और सोना ही सोना ढुल गया हो। और वह रंग इतनी जल्दी बदल रहा था कि उसको कोई नाम देना संभव नहीं था। सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया और कुछ क्षण पहले जहाँ सोना बह रहा था वहां अब लहू बहता नजर आने लगा। फिर सूर्य की किरणें लाल रंग की हो जाती है तो पानी में ऐसा पूरा पानी लाल ही लाल प्रतीत लगा और ऐसा लगा कि जैसे खून वहां पर पूरा उड़ेल दिया गया। कुछ और क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे बेंजनी से काला पड़ गया और मैंने फिर एक बार मुड़कर दाई तरफ पीछे देख लिया। नारियलों की टहनियां उसी तरह हवा में ऊपर उठी थी, यानी नारियल ऊंचे ऊंचे नारियल के वृक्ष होते, उसकी टहनियां हवा में झूल रही थी। हवा उसी तरह गूंज रही थी पर पूरे दृश्य पट पर स्याही फैल गई थी, यानी पूरा दृश्य पट स्याही जैसा लग रहा था। एक दूसरे से दूर खड़े झुरमुट मतलब समूह स्याही पकड़ जैसे लगातार सिर धुन रहे थे और हाथ पैर पटक रहे थे। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियां भिजता खोलता कभी उस तरफ और कभी समुद्र की तरफ देखता रहा। अचानक ख्याल आई कि मुझे वहां से लौटकर भी जाना है। इस ख्याल से ही शरीर की कंपकंपी भर गई और दूर सैंड हिल की तरफ देखा। वह स्याही में डूबे कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आ रहे थे। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की पर उतनी दूर से आकृतियों को अलग अलग कर सकना संभव नहीं था क्योंकि वह सभी एक जैसे लग रहे थे। मेरे और उन रंगों की स्याही पड़ती रेत के कितने ही टीले थे। मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार करके जा सकूंगा। कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी पर लगा कि नहीं, उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटकता रह जाऊंगा। इसलिए सोचा बेहतर है नीचे समुद्र तट पर उतर जाऊं। तट का रास्ता निश्चित ऊपर के केप होटल के सामने तक जाएगा। निर्णय तुरंत करना था, इसलिए बिना और सोचे मैं रेत पर बैठकर नीचे तट की तरफ फिसल गया। पर तट पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात भूला रहा। कारण था तट की रेत। यूं पहले भी समुद्र पर तट पर कई कई रंग की रेत देखी थी, सुरमई, खाकी, पीली और लाल। पहले कई रंग की रेतें मैंने समुद्र तट पर देखी थी। सुरमई मतलब होता है सुरमे रंग का मतलब हल्का नीला। खाकी रंग की रेत देखी थी, पीली रंग की रेत देखी थी, लाल रंग की रेत देखी थी। मगर जैसे रंग उस रेत में थे वैसे पहले मैंने कभी भी रेत में नहीं देखे थे। कितने ही अनाम रंग बिना राम के रंग थे रेत में। वे एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग और एक एक रंग कई रंगों की झलक लिए हुए। काली घटा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों में जितनी तरह से अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते थे वे सब वहां थे। और उनके अतिरिक्त भी बहुत से रंग थे। मैंने कई अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में लेकर देखा और मसल कर नीचे गिर जाने दिया। सभी अलग अलग रंगों की रेत को उन्होंने हाथ में लिया और हाथ में मसल मसल कर नीचे उसको गिरा दिया था। कवि ने जिन रंगों को हाथों से नहीं छू सका था उन्होंने पैरों से मसल कर देख लिया था। जिससे हाथ से नहीं छू सका था उसको पैरों से उन्होंने मसल कर देख लिया था। मन था किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूं, पर इसका कोई उपाय नहीं था। यह सोचकर कि फिर किसी दिन आकर उस रेत को बटोरूंगा और मैं उदास मन से वहां से आगे चल दिया। समुद्र में पानी बढ़ रहा था। तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक तरह मेरे पैरों को भिगो गई तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर पर तीन चार चार फुट हिस्सा पानी से बाहर था। लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अंदर समा लेगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत में होकर फिर ऊपर चला जाऊं, पर वह स्याह पड़ती रेत इस तरह दीवार की तरह उठती थी कि उस रास्ते ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार था। मेरे मन में खतरा बढ़ा। मैं दौड़ने लगा। दो एक और लहरें पैरों उसके नीचे आकर लौट गए। यानी कवि को लगा कि समुद्र की लहरें उठ रही है, उसके पैरों को बार बार छू रही है। उनको लगा कि यहाँ पर कोई खतरा है, इसलिए वह तेज तेज भागने लगे।
कि यहाँ से किसी भी तरह से मैं निकल जाऊं। तट का सिर्फ 3-4 फुट पानी हिस्सा पानी से बाहर था। लग रहा था जल्दी पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊं, पर वह स्याह पड़ती रेत इस तरह दीवार की तह उठती थी कि उस रास्ते ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार था। मेरे मन में खतरा बढ़ गया। मैं दौड़ने लगा। 2-1 और लहरें पैरों के नीचे तक आकर लौट गई। मैंने जूता उतार हाथ में ले लिया एक, ताकि मुझे अनुभव हो सके कि पैरों में क्या छू रहा है। एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपनी लपेट में लेने जा रही है। एक ऊंची लहर आई। उनको लगा कि अब मैं इसमें बह जाऊंगा। वो उस ऊंची लहर को देखकर ज्यादा दौड़ने लगे। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर भी उससे टकरा गया। बाहों पर हल्की खरोच आ गई, पर ज्यादा चोट नहीं लगी, क्योंकि वो चट्टान से टकरा गए तो उनको हल्की सी खरोच आई, पर चोट नहीं लगी थी। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था, पर उस समय पानी की तरफ पाव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ। मैं चट्टान की नोकों पर पैर रखता किसी तरह उसके ऊपर चला गया। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगा, पर ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया हो। चट्टान के उस तरह तट का खुला फैलाव था, लगभग 100 फुट। ये पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन कि चट्टान के उस तरफ कितना खुला फैलाव था, तो लगभग 100 फुट का खुला फैलाव था। कितने ही लोग वहां टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहां से रास्ता भी बना था। मन में डर निकल जाने से मुझे अपना आप काफी हल्का लगा और मैं चट्टान के नीचे कूद गया। रात कैफ होटल का लॉन। अब कवि कहाँ पहुंच जाते हैं? कैफ होटल में। अंधेरे में हिंद महासागर को काटती कुछ स्याह लकीरें और एक पौधे की टहनियां। नीचे सड़क पर टार्च जलाता बुझता एक आदमी। दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज की मध्यम सी रोशनी। मन बहुत बेचैन था, बिना पूरी तरह भीगे सूखती मिट्टी की तरह। जगह मुझे इतनी अच्छी लगी कि मन था अभी कई दिन कई सप्ताह वहां रहूं, पर अपने भुलक्कड़पन की वजह से मैं एक ऐसी हिमाकत कराया था कि लग रहा था वहां से तुरंत लौट जाना पड़ेगा। अपना सूटकेस खोलने पर पता चला था कि कनानौर में 17 दिन रहकर जो 80-90 पन्ने लिखे थे, वे वही मेज की दरार में छोड़ आया हूँ। अब कवि महोदय जो अपने लिखे हुए पेज थे वह कनानौर में छोड़ आए थे। अब मुझे 2 में से एक चुनना था। एक तरफ था कन्याकुमारी का सूर्यास्त, समुद्र तट और वहां की रेत, और दूसरी तरफ अपने हाथ से लिखे कागज जो शायद अब भी सेवाय होटल की एक दराज में बंद थे। पहले कवि सेवाय होटल में रुके थे और वहां से फिर कन्याकुमारी की तरफ आए थे। तो जो कवि थे वो सेवाय होटल में अपने हाथ से लिखे हुए पन्ने को छोड़ आए थे, भूल गए थे। अब कवि यहाँ कन्याकुमारी के सूर्यास्त को देखने को इतना आतुर थे कि वहां छोड़कर जाना भी नहीं चाहते थे और अपने पेजों को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। तो उनके सामने 2 समस्याएं हो गई कि या तो वो कन्याकुमारी को छोड़कर चले जाए या अपने पेजों को छोड़ दे। मैं देर तक बैठा सामने देखता रहा, जैसे कि पौधे की टहनियां उनके हाशिए में बंद महासागर के पानी से मुझे अपनी समस्या का हल मिल सकता है। कुछ देर में एक गीत का स्वर सुनाई देने लगा और धीरे धीरे पास आता गया। एक कॉन्वेंट की बस होटल के कंपाउंड में आकर रुकी। बस में बैठी लड़कियां अंग्रेजी में एक गीत गा रही थी जिसमें समुद्र के सितारे को संबोधित किया गया था। उस गीत को सुनते हुए और दूर जहाज की रोशनी के ऊपर एक चमकते सितारे को देखते हुए मन और उदास होने लगा। गहरी सांझ के सुरमई रंग में रंगी वह आवाज मन की गहराई में किसी कोमल रोए को हल्के हल्के सहरा रही थी। सुरमई मैंने आपको बताया था, सुरमई रंग का, हल्का नीला, लेकिन उससे भी लग रहा था कि उस रोए की जीत शायद मुझे वहां से जाने नहीं देगी। लेकिन उससे भी जिद्दी एक और रोया था, दिमाग के किसी कोने में अटका, जो सुबह वहां से जाने वाली बसों का टाइम टेबल मुझे बता रहा था। गीत के स्वरों की प्रतिक्रिया के साथ टाइम टेबल के हिंदसे से जुड़ता जा रहे थे। अभी हिंदसे का मतलब होता है अंक, यानी 1, 2, 3 को अरबी में हिंदसे कहते हैं। कारण कि अंक योजना हिंद से ली गई है, इसलिए इनको हिंदसे कहते हैं। पहली बस 7:15, दूसरी 8:35, पहली 7:15, दूसरी 8:35 और तीसरी करके रेड डैश करके कवि ने छोड़ दिया। थोड़ी देर में बस लौट गई। गीत के स्वर विलीन हो गए और मन में केवल हिंदसों की चरखी चलती रह गई और कवि कन्याकुमारी से निकल गए। ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था कन्याकुमारी के 8,000 को आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार है। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट है। उनका मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जियां देना, बैठकर आपस में बहस करना,
वह खुद वहाँ फोटो एल्बम बेचता था। दूसरे नवयुवक भी उसी तरह के छोटे छोटे काम करते थे। हम लोग सीपियों को गुदा खाते और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। वह कह रहा था, इस चट्टान में इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती ही है कि मुझे दिखाने के लिए उसने कहीं से एक सीपी लेकर उसे तोड़ा और उसका गुदा मुंह में डाल दिया। पानी और आकाश के तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे द्वीपों की तरह समुद्र में बिखरी स्याह चट्टानों की चोट से सूर्य उदित हो रहा था। अब सूर्य वापिस उदित हो रहा था। घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एकत्रित थे। घाट से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बेरे सरकारी मेहमानों को सूर्यास्त के समय ही कॉफी पिला रहे थे। दो स्थानीय नवयुवतियां अपनी टोकरियों से शंख और मालाएं दिखला रही थी। वे लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे, मालाओं का मोल तोल और अपने बाइनाक्यूलर्स से सूर्य दर्शन एक यंत्र आता है, उससे सूर्य दर्शन कराते हैं। कैमरे जैसा मेरा साथी अब मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था। बहुत से कडल काक मतलब समुद्री पक्षी होता है भाई, देख लेना। कडल काक मतलब समुद्री पक्षी हमारे आसपास तैर रहे थे। वहाँ की बेकारी की समस्या और सूर्यास्त की विशेषता, इन दोनों से बेलाग। मेरे साथियों का कहना था कि लौटते हुए नाव को घाट की तरफ से घुमाकर लाएंगे। हालांकि मल्ला उस तूफान से उधर जाने के हक में नहीं थे। बहुत कहने पर मल्ला किसी तरह राजी हो गए और नाव को घाट की तरफ ले चले। नाव विवेकानंद चट्टान के ऊपर से घूमकर लहरों के थपेड़े खाती उस तरफ बढ़ने लगी। वह रास्ता सचमुच बहुत खतरनाक था। जिस रास्ते से हम आए थे उससे कहीं ज्यादा। नाव इस तरह लहरों से ऊपर उड़ जाती थी कि लगता था नीचे जाने तक जरूर लट जाएगी। फिर भी हम घाट के बहुत करीब पहुंच गए। ग्रेजुएट नवयुवक घाट से आगे की चट्टान की तरफ इशारा करके कह रहा था, यहाँ आत्महत्या बहुत होती है। अभी 2 महीने पहले एक लड़की ने उस चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मैंने सरसरी तौर पर एक आश्चर्य प्रकट कर दिया। मेरा ध्यान उसकी बात में नहीं था। मैं आंखों से तय करने की कोशिश कर रहा था कि घाट और नाव के बीच वह कितना फासला बाकी है। एक तरफ से नाव को इस तरह धकेल दिया कि मुश्किल से वह उलटते उलटते बची। आगे 3-4 चट्टानों के बीच एक भंवर पड़ रहा था। नाव अचानक एक तरफ से भंवर में दाखिल हुई और दूसरी तरफ से निकल आई। इससे पहले कि मल्ला उसे संभाल पाते, वह फिर उसी तरफ भंवर में दाखिल होकर घूम गई। मुझे कुछ क्षणों के लिए भंवर और उससे घूमती नाव के सिवा और किसी चीज की चेतना नहीं रही। चेतना हुई जब भंवर में 3-4 चक्कर खा लेने के बाद नाव किसी तरह उससे बाहर निकल आई। यह अपने आप या मल्लाह की कोशिश से मैं नहीं कह सकता। भंवर से कुछ दूर आ जाने पर ग्रेजुएट नवयुवक ने बताया, हम उस चट्टान को लगभग छूकर आए जिस पर से कूदकर उस नवयुवती ने कन्याकुमारी की साक्षी में आत्महत्या की थी। पर मैंने तब तक उस चट्टान की तरफ ध्यान से नहीं देखा जब तक हम किनारे के पास नहीं पहुंच गए, क्योंकि कवि डर चुके थे कि भंवर में फंस गए थे और कहीं उनकी जान नहीं चली जाए। वह भी वहां पहुंचकर जाना कि घाट की तरफ से आने का इरादा छोड़कर मल्ला उसी रास्ते से नाव को वापस लाए जिस रास्ते से पहले ले गए थे। कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। भक्तों की एक मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में कई एक नावों के पाल और कडल काकों के पंख एक से एक चमक रहे थे। कडल काको मतलब पक्षी, समुद्री पक्षी। मैं अब भी आंखों के बीच की दूरी माप रहा था और मन में बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा था। तीसरी बस 9:40 और चौथी। उसके बाद एक शाम और वहां रुककर कनानौर लौट आया गया। कनानौर जहां वो रुके थे वहां पर उनके पैर छूट गए थे। वहां जाकर अपने लिखे कागज मिल तो गए, पर तब तक चौकीदार ने उन्हें मोड़कर उनकी कॉपी बना ली थी। कागजों पर लिखाई एक ही तरफ थी, इसलिए उनके खाली हिस्सों पर उसने अपना हिसाब लिखना शुरू कर दिया था। जब मैंने वह कॉपी उससे ली तो उसे शायद उससे कम निराशा नहीं हुई जितनी कन्याकुमारी पहुंचकर अपना सूटकेस खोलने पर मुझे हुई थी। यहाँ पर आपका यह यात्रा वृत्तांत समाप्त होता है। कवि ने यहाँ कन्याकुमारी का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। समुद्र का, तटों का, वहाँ के पक्षियों का, सूर्यास्त का, सूर्योदय का, नाव का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। जो जो उन्होंने देखा वह सारा उन्होंने इसमें उड़ेल दिया। वहाँ की होटलों का बहुत ही सुंदर चित्रण है, आपको बहुत ही मनमोहक लगा होगा। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं समझाती हूँ क्योंकि आपके वीडियो लंबा हो जाए और सरल भाषा में है ताकि आप आसानी से इसको समझ लो।
देखो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मोहन राकेश ने किस कहानी पत्रिका का संपादन किया? देखो मैंने पढ़ाते पढ़ाते ही आपको बताया था, याद रखना है। सारिका का सुनोले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि, पाठ ही पूरा वही पढ़ा है तो पता चल ही जाएगा, कन्याकुमारी है। देखो अति लघुतात्मक प्रश्न आपके, कन्याकुमारी में किन 3 सागरों का संगम होता है? सबसे पहले बताया हिंद, अरब और बंगाल का। विवेकानंद ने कहाँ समाधि लगाई थी? विवेकानंद जी ने कन्याकुमारी की चट्टान पे समाधि लगाई थी और जिसे छू कर कवि महोदय निकल चुके थे। लेखकों को किन पेड़ों के झुंड दिखाई दिए थे? तो नारियल के पेड़ों में, क्योंकि वहां पर नारियल के पेड़ ज्यादा उगते हैं। कनाकोर के होटल में लेखक क्या भूल आए थे? 80-90 पन्ने जो उनके द्वारा लिखे हुए थे। कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में है? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में। बच्चों कभी भी जाने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा, मैं भी कोशिश करूंगी मेरे जीवन में कभी भी जा पाऊँ। सूर्यास्त के समय समुद्र के पानी का किन किन विविध रंगों में परिवर्तन हुआ? यहाँ पाठ में बहुत सारे विविध रंग बताए गए हैं कि पहले लहू जैसा दिखाई दिया, उससे पहले अलग रंग था, उसके बाद में अलग रंग था, ब्लू रंग था। इस प्रकार के अलग 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 रंग बताए गए हैं जो आप पाठ में पढ़कर लिख लीजिएगा। सूर्यास्त के बाद लेखक के मन में क्या डर समाया कि मैं कैफ होटल तक कैसे पहुंचूंगा समुद्र के रास्ते से? तो वो अंदर अंदर डरे जा रहे थे कि अगर अंधेरा हो गया तो मैं कहाँ कैसे वहां पर पहुंचूंगा। सूर्योदय कालीन क्षणों में लेखक ने क्या देखा? सूर्योदय कालीन क्षणों में लेखक ने वहां पर सभी तरह के लोग देखे, सूर्यास्त होता हुआ देखा, है ना। और एक मिनट, सूर्योदय की जो आभा होती है वो उन्होंने देखी। इस तरह से आप बहुत सारा लंबा चौड़ा इसमें लिख सकते हो। ग्रेजुएट नवयुवक लेखक से क्या बातचीत की? तो ग्रेजुएट नव युवक ने वो जो युवती की ने आत्महत्या की थी और कौन सी चट्टान को अपन छू के आए थे, सारा उन्होंने वहां पर वर्णन किया है। अब निबंधात्मक प्रश्न आप हल कर लीजिएगा। लघुतात्मक प्रश्न में बड़े बड़े उत्तर होते हैं, आप इसको हल कर लीजिएगा। तो मैंने साधारणतः आपको समझा दिया है। तो यहाँ पर बच्चों अपन पाठ को समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरा पाठ अच्छे से समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।